नमस्कार। गैस टेस्टिंग के लेक्चर 4 में आपका स्वागत है। मेरा नाम नमन श्रीवास्तव है। मैं सीसीएल में माइनिंग इंजीनियर हूं और साथ ही साथ सीसीएल के लाल और लाडली में केमिस्ट्री का फैकल्टी भी हूं। पिछले लेक्चरों में आपने देखा कि गैस टेस्टिंग के बारे में आपने कुछ इस सीक्वेंस में पढ़ाई की, जिसमें लेक्चर 1 में एटमॉस्फेरिक एयर के बारे में, लेक्चर 2 माइन गैसेस 1 और लेक्चर 3 माइन गैसेस 2 और उसके बाद लेक्चर 4 जिसमें हम लोग आज आगे देखेंगे माइन गैसेस के बारे में। तो ये वो 9 तरह की माइन गैसेस हैं, उनके बारे में है। ये आप पहले ही देख चुके हैं। हम लोग आज व्हाइट डैम्प के बारे में देखेंगे, जिसको हम लोग खूनी गैस के नाम से भी जानते हैं। व्हाइट डैम्प का अगर हम डिफिनीशन देखें तो वो ये है कि व्हाइट डैम्प एक पॉइजनस कंपोजिशन है माइन एयर का, जिसमें कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा सबसे अधिक होती है। इसका नाम व्हाइट डैम्प इसलिए होता है क्योंकि ये ब्लैक डैम्प की तरह से आग को नहीं बुझाती है, तो इसीलिए इसका नाम क्या है, व्हाइट डैम्प रख दिया गया है। इसके बाद इसके बारे में एक विशेष बात है कि ये एक पॉइजनस गैस है और हम लोगों ने पिछले लेक्चरों में ये देखा था कि जब भी हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन हमारे फेफड़ों में जाती है और फेफड़ों से हमारे ब्लड के हेमोग्लोबिन में जाती है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इस तरह की गैस है जो कि हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन बनाती है, जो कि एक परमानेंट यानी स्थिर कंपाउंड है और वो हेमोग्लोबिन को नष्ट कर देता है। सो इसलिए ये बहुत ही घातक है, ये गैस इसीलिए बहुत पॉइजनस है। अगर हम इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में देखें तो सबसे पहला ऑफ कोर्स ये हाईली पॉइजनस है। ये सबसे डेंजरस गैसेस में से है माइन गैसेस की, और ये कलरलेस है, ओडरलेस है। कार्बन मोनोऑक्साइड का कोई भी रंग नहीं होता है, कोई स्वाद नहीं होता है और ना ही कोई गंध होती है। और अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो ये हवा से थोड़ी सी हल्की है। और एक्सप्लोजिबिलिटी की अगर हम बात करें तो 12.5% से लेकर 74% तक इसकी एक्सप्लोजिबिलिटी रेंज है, लेकिन इतनी मात्रा में ये माइन में कभी पाई नहीं जाती है। अच्छा, ये एक हल्की नीली फ्लेम के साथ हवा में जलती भी है, तो ये इसकी मुख्य प्रॉपर्टीज थी, विशेषताएं थी। इसके बाद अगर हम ये देखें कि व्हाइट डैम्प माइन के अंदर कहाँ बनता है, कहाँ किस कारणों की वजह से ये माइंस में मिलती है, तो इसमें सबसे पहला है स्पॉन्टेनियस हीटिंग की वजह से। कोयले के कहीं कोयले में आग लगी हुई हो तो उससे भी कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न होता है। इनएफिशिएंट ब्लास्टिंग हो स्टोन में या फिर कोयले में तो उसकी वजह से भी कार्बन मोनोऑक्साइड बनता है। फायर डैम्प और कोल डस्ट एक्सप्लोजन हो तो ये 2 से 8% तक की मात्रा में उत्पन्न हो सकता है कार्बन मोनोऑक्साइड। तो ये एक प्रमुख कारण है कार्बन मोनोऑक्साइड बनने का। इसके बाद स्लो ऑक्सीडेशन ऑफ कोल, ये भी एक कारण है कोयले का मंद गति से ऑक्सीकरण होने से। उसके बाद लास्ट, अगर कहीं कोयला जल रहा है और उसको पानी डाल के बुझाया जा रहा है तो उससे कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस उत्पन्न होती है, जिसको हम लोग वाटर गैस भी बोलते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, वाटर गैस का कंपोजिशन क्या है, कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन, इन दोनों के मिश्रण को हम लोग क्या बोलते हैं, वाटर गैस बोलते हैं। ठीक है। इसके बाद हम लोग ये देखें कि कार्बन मोनोऑक्साइड हमारी माइन में कहां पाई जाती है, तो भाई कोफ केविंग्स में पाई जाएगी, रिटर्न एयरवे में पाई जाएगी, फायर स्टॉपिंग्स के नजदीक पाई जाएगी, कोई डीजल लोकोमोटिव, शटल कार या फिर एयर कंप्रेसर अगर हमारे खदान में चल रहा है तो उसके एग्जॉस्ट में भी पाई जा सकती है कार्बन मोनोऑक्साइड, क्योंकि ये सारे डीजल से चलते हैं और डीजल का अगर जो जलना है वो प्रॉपर ना हो मशीनरी में तो कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न हो सकता है। फिर आपका ब्लास्टिंग फ्यूम्स में पाया जा सकता है फेसेस पर, क्योंकि कार्बन है, वहां कोयला है और ब्लास्टिंग होगा तो कुछ ना कुछ कोयला थोड़ा बहुत जलेगा और जलने से क्या होगा कि कार्बन मोनोऑक्साइड उत्पन्न हो सकती है। फिर रिटर्न साइड ऑफ फायर, जहां पर कहीं आग लगी हो तो उसके रिटर्न साइड की हवा में जरूर मिलेगा कार्बन मोनोऑक्साइड। और किसी एक्सप्लोजन, माइन में अगर कोई एक्सप्लोजन हो जाए तो उसमें भी पाया जाएगा कार्बन मोनोऑक्साइड। आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका ह्यूमन हेल्थ पर क्या इंपैक्ट पड़ेगा, क्या असर पड़ेगा भाई ह्यूमंस के ऊपर। तो इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड
का पीपीएम के हिसाब से, पीपीएम क्या होता है, पार्ट्स पर मिलियन होता है, इसके बारे में हम लोग और डिटेल में अभी लास्ट में बताएंगे। तो अगर कार्बन मोनोऑक्साइड 50 पार्ट्स प्रति मिलियन अगर है तो ये परमिसिबल लिमिट है डीजीएमएस की। मतलब डीजीएमएस रेगुलेशन में ये कहा गया है कि 50 पीपीएम से कार्बन मोनोऑक्साइड अधिक नहीं होनी चाहिए माइन के अंदर। लेकिन अगर मान लीजिए कि कहीं पर 200 पीपीएम है तो उससे क्या होगा, तो उससे किसी भी इंसान को माथे में दर्द होगा, फोरहेड में हेडेक आएगा, सिर दर्द करेगा 2 घंटे के भीतर अगर इस तरह का एक्सपोजर होता है। तो 400 पीपीएम अगर कहीं पर कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा है तो हेडेक होने लगेगा 45 मिनट के ही अंदर और बेहोशी भी आ सकती है। अगर 1200 पीपीएम में कोई इंसान अगर पहुंच जाए जहां पर सीओ की मात्रा 1200 पीपीएम है तो वहां पर बहुत ही तेज सिरदर्द होगा आधे घंटे के भीतर और पैर कपकपाने लगेंगे और मेंटल कंफ्यूजन यानी आपका दिमाग काम नहीं करेगा ठीक से और बेहोशी भी हो सकती है। 2000 पीपीएम में केवल 10 मिनट के अंदर व्यक्ति को कोमा हो जाएगा और मस्कुलर कॉन्स्ट्रैक्शन मतलब मांसपेशियों में खिंचाव होने लगेगा, मेंटल कंफ्यूजन होने लगेगा और बेहोशी भी आ सकती है। 5000 पीपीएम पे क्या होगा, 5000 पीपीएम पे इंसान की जो श्वसन की प्रक्रिया है वो बंद हो जाएगी और उसकी मृत्यु हो सकती है कुछ ही क्षणों में। तो ये बहुत ही ज्यादा कंसेंट्रेशन है कार्बन मोनोऑक्साइड का, इतनी मात्रा में अगर पाया गया तो ये बहुत ही डेंजरस है। इसके बाद हम लोग इसके डिटेक्शन मेथड्स की बात कर लें, कैसे हम लोग पता लगाएंगे कि सीओ गैस है या नहीं है। तो इसका एक पुराना मेथड है जो जिसमें एक लाल मुनिया चिड़िया होती है जो घरों में घरेलू रूप से पाई जाती है, उसका हम लोग उपयोग कर सकते हैं। पिंजड़ों में ले आके कैनरी इसका नाम है अंग्रेजी में, हिंदी में इसको लाल मुनिया बोलते हैं। तो लाल मुनिया चिड़िया को हम लोग पिंजड़े में ले जाकर माइन के अंदर कार्बन मोनोऑक्साइड को हम लोग माप सकते हैं या पता लगा सकते हैं उसके बारे में। अच्छा, इसके अलावा पोटेशियम पैलाडो सल्फाइड डिटेक्टर हम लोग इसका यूज कर सकते हैं, ये भी कार्बन मोनोऑक्साइड को डिटेक्ट करने में यूज किया जाता है। हुलामाइड डिटेक्टर है, ये सब आपको नाम याद रखना है क्योंकि गैस टेस्टिंग के एग्जाम में ये आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो इन सब का नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए, आप लोग इसको नोट कर लें। मल्टी गैस डिटेक्टर का भी हम लोग यूज कर सकते हैं, टॉक्सीमीटर का भी यूज किया जाता है। और एक और तरीका है जिससे हम लोग क्या माइन का एयर सैंपल ले लेंगे जहां पर हमको लग रहा है कि कार्बन मोनोऑक्साइड है, जैसे गोफ में अगर देखेंगे तो वेंटिलेशन ऑफिसर लोग जाके एयर सैंपल निकलवाते हैं और एयर सैंपल को कलेक्ट करके किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में भेजते हैं, जैसे आपका ISM धनबाद में भेजते हैं या CMPDI में भेजते हैं हमारी कंपनी के। तो वहां भेज के आप ये पता लगवा सकते हैं कि उस हवा में कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा क्या है। अच्छा, उसके बाद अगर मान लीजिए कार्बन मोनोऑक्साइड मतलब हमारे माइन के अंदर है तो उसका रिमूवल कैसे करेंगे, उसको ठीक कैसे करेंगे, कार्बन मोनोऑक्साइड को हटाएंगे कैसे। तो हम लोगों ने पहले ही देखा कि डीजीएमएस के रेगुलेशन के हिसाब से व्हाइट डैम्प या कार्बन मोनोऑक्साइड किसी भी जगह पर 50 पीपीएम से अधिक नहीं होना चाहिए। तो अगर 50 पीपीएम से अधिक है तो कार्बन मोनोऑक्साइड को घटाने के लिए सिर्फ एक ही मात्र उपाय है, वो है कि वेंटिलेशन को बेहतर किया जाए। जितना एफिशिएंट वेंटिलेशन होगा उतना कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा कम हो सकती है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, समझ गए होंगे आप लोग ये सब। इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपसे पूछे जा सकते हैं, जैसे अभी हम लोगों ने पीपीएम देखा। पीपीएम क्या होता है, तो पीपीएम होता है पार्ट्स पर मिलियन। मिलियन का मतलब है 10 लाख, हम लोगों के हिंदी में मिलियन का मतलब है 10 लाख। तो पार्ट्स पर मिलियन का मतलब 1 लाख भाग में कितना। तो अगर हम सीओ की बात करें तो हम लोगों ने अभी थोड़ी देर पहले देखा कि डीजीएमएस की परमिसिबल लिमिट क्या थी, 50 पीपीएम थी। तो 50 पीपीएम का मतलब क्या हुआ कि 50 पार्ट सीओ गैस होगी 10 लाख पार्ट माइन एयर में। यानी अगर इसको प्रतिशत में बदला जाए तो वो होगा 0.0050%। तो ये बहुत ही कम है, इसीलिए पीपीएम में इसको नापा जाता है। पीपीएम एक ऐसी मात्रक है जिसमें हम लोग क्या करेंगे कि बहुत कम प्रतिशत में अगर कोई चीज है तो हम लोग उसको पीपीएम में मापते हैं। तो अगर मान लीजिए प्रतिशत में आपसे पूछा गया है और पीपीएम आपको दिया गया है, तो मैंने एक फॉर्मूला यहां पर लिख दिया है। उसमें क्या करेंगे आप, कंसेंट्रेशन लिखेंगे और उसको 1 लाख, माफ करिएगा 10 लाख से हम लोग क्या करेंगे, भाग करेंगे और इंटू 100 करेंगे, 100 से गुणा कर देंगे तो हमको प्रतिशत पता चल जाएगा।
ये जो प्रतिशत आया है यहाँ पर 0.0050%, वो इसी फॉर्मूले से आया है। ठीक है, तो आप लोग समझ गए होंगे। आइए चलिए दूसरे प्रश्न पे चलते हैं। दूसरे प्रश्न में आपसे ये पूछा जा सकता है कि लाल मुनिया से कैसे हम लोग CO गैस की मात्रा को पकड़ सकते हैं, समझ सकते हैं कि कहाँ CO गैस ज्यादा है। तो चूंकि CO गैस आपकी कलरलेस है, ओडरलेस है, तो देख नहीं सकते आप उसको महक नहीं सकते, तो आप कैसे पकड़ेंगे? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक चिड़िया है लाल मुनिया जो कि बहुत सेंसिटिव है CO गैस को लेकर। वो CO गैस की मात्रा से उसको बहुत प्रभाव पड़ता है उसके ऊपर। तो उसका चूंकि ब्रीदिंग रेट, उसका श्वसन का जो प्रक्रिया है वो 600 से 800 बार प्रति मिनट सांस लेती है। और अगर हम ह्यूमंस का देखें तो वो 60 से 70 बार प्रति मिनट होता है, तो बहुत ज्यादा है। तो इसीलिए उस पे CO का प्रभाव भी ज्यादा होता है। तो हम लोग देखें कि ये जो हमने टेबल एक बनाया है, इसमें आप देख सकते हैं कि CO का लेवल अगर माइन में है तो उससे लाल मुनिया पे क्या प्रभाव पड़ेगा। तो अगर 1000 ppm से कम है CO, तो लाल मुनिया पे कोई विशेष फर्क नहीं पड़ेगा। जैसा उसका व्यवहार होगा वो नॉर्मल, वो व्यवहार आपको देखने को मिलेगा। लेकिन जैसे ही आप ऐसे क्षेत्र में ले जाएं माइन के जहां पर CO की मात्रा 1500 ppm से अधिक हो गई है, तो उस केस में क्या होगा? उस केस में वो जो लाल मुनिया होंगी वो सब रेस्टलेस फील करेंगी, इधर उधर परेशान दिखेंगी आपको 3 मिनट के भीतर उस जगह पर। और अगर आप उस जगह पर ज्यादा देर तक उनको रखे रहेंगे तो 18 मिनट के अंदर वो पिंजड़े के तल्ली पे जाके अपने पंख फैला के गिर जाएंगे। ठीक है, और अगर 2000 ppm से भी अधिक की मात्रा है CO गैस की माइन के अंदर और आप वहां पर ये लाल मुनिया चिड़िया को लेकर जाएंगे तो वो 1.5 मिनट के ही अंदर क्या होगी, घबराने लगेगी, परेशान होने लगेगी और 5 मिनट के भीतर वो जमीन पर गिर के मर जाएगी। तो इससे आप लोग ये बता सकते हैं कि यहाँ पर CO की डेंजरस लेवल में मौजूदगी है। तो आपको एकदम सतर्क होना पड़ेगा, वहां से आपको तुरंत और तुरंत निकल जाना होगा। आइए आगे देखते हैं। अब आगे चल के आपने कई तरह के माइन गैसेस के बारे में पढ़ लिया। तो अब अगली जो माइन गैसेस है वो है नाइट्रस फ्यूम, जिसको हम लोग खांसी गैस के नाम से भी जानते हैं। खांसी गैस क्यों बोलेंगे? यूजुअल है क्योंकि खांसी इससे आएगी बार बार। ये इस माइन गैस के संपर्क में आप आएंगे तो आपको खांसी आएगी। खैर, आइए इसकी डिफिनीशन देख लेते हैं। तो डिफिनीशन में क्या है कि ऐसी गैस जो कि यूजुअली अंडरग्राउंड में ब्लास्टिंग के दौरान निकलती है। आपने देखा होगा, आप कोयले की खदान में अगर गए हैं तो जब ब्लास्टिंग होती है वहां पर फेस पर, तो भूरे कलर की, हल्के लाल कलर में और भूरे कलर में कुछ फ्यूम्स निकलेगी बाहर, मतलब धुएं निकलेंगे। तो वो जो है वो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की वजह से है। वो गैस क्या है? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो नाइट्रस फ्यूम्स में या खांसी गैस में सबसे अधिक जिस गैस की मात्रा होगी वो होगी NO2। और उसके अलावा नाइट्रोजन के और भी ऑक्साइड्स उसमें पाए जा सकते हैं। नाइट्रिक ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन ट्राई ऑक्साइड हो सकता है, नाइट्रोजन टेट्रा ऑक्साइड हो सकता है। और इन सब को मिला के हम लोग इसका नाम क्या देंगे? नाइट्रस फ्यूम्स या खांसी गैस हिंदी में। अच्छा, इनकी प्रॉपर्टीज के बारे में देख लें। तो मैंने पहले ही बता दिया कि नाइट्रस फ्यूम्स में सबसे अधिक मात्रा किसकी होगी? NO2 की होगी। तो NO2 का प्रॉपर्टी जो होगा वही इस गैस की मुख्य विशेषता होगी। तो हमने यहाँ पे लिख दिया है वहां पर किनारे में, प्रॉपर्टीज ऑफ मेजर गैस NO2, जो NO2 सबसे अधिक मात्रा में। तो NO2 के बारे में हम क्या कह सकते हैं? सबसे पहली बात कि ये हाईली पॉइजनस है, बहुत ही ज्यादा जहरीली है। उसके बाद ये रेडिश ब्राउन कलर की है, हल्के लाल कलर को लिए हुए भूरी कलर की है। और इसकी क्या है? इसकी विशेषता कि ये दम घोटने वाली है और इसके साथ साथ इसकी बहुत पंजेंट स्मेल है। आपको पता चल जाएगा कि यहां पर NO2 मौजूद है इसकी पंजेंट स्मेल की वजह से। अगर हम इसकी डेंसिटी की बात करें तो ये हवा से भारी है, 1.59 इसकी स्पेसिफिक डेंसिटी है। तो ऑफ कोर्स ये माइन के अंदर नीचे की ओर पाई जाएगी। और इसकी सॉल्युबिलिटी की बात करें तो ये पानी में अत्यधिक घुलनशील है, खूब ज्यादा अमाउंट में डिजॉल्व हो जाती है पानी के अंदर। अच्छा, कहां कहां पाई जाएगी? तो NO2 गैस या खांसी गैस जो है वो बस उसके दो ही मुख्य स्रोत हो सकते हैं। जैसे पहला है ब्लास्टिंग इन माइंस। अगर ब्लास्टिंग हो रहा है और जो एक्सप्लोजिव उसमें यूज किया गया है अंडरग्राउंड माइन में वो नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव है, तो वो जब
एक्सप्लोजन होगा उसके द्वारा जब एक्सप्लोजन होगा तो नाइट्रस फ्यूम ढेर सारी मात्रा में निकलेगी अंडरग्राउंड माइन में। या फिर एक और कारण हो सकता है कि जो हमने होल बनाया है जो ब्लास्टिंग के लिए, वो अगर उसमें डिफेक्टिव एक्सप्लोजिव ले लिया या फिर ब्लोन आउट शॉर्ट होल हो गया, ब्लोन आउट शॉर्ट होल हो गया, तो उसमें क्या होगा, उसमें भी नाइट्रस फ्यूम्स निकल सकती हैं। इसके अलावा अगर डीजल ऑपरेटेड मशीनरी चल रही है, लोकोमोटिव चल रहा है, तो उसके भी एग्जॉस्ट में से हमको नाइट्रस फ्यूम्स मिल सकती है। तो ये दो मुख्य स्रोत हो गए नाइट्रस फ्यूम्स के, खासी गैस के। फिर उसके बाद ये कहां पाई जाती है, तो चूंकि ये बहुत घुलनशील है तो ये ऐसी जगहों पे पाई जाएगी जहां पर पानी वगैरह हो। तो ये स्टोन ड्रिफ्ट में भी पाई जाती है, सिंकिंग शाफ्ट में पाई जाती है, ठीक है, और पुराने वर्किंग्स में भी पाई जा सकती है जहां बहुत अत्यधिक पानी है, लंबे समय से वो स्थिर पानी है। उसके बाद अगर हम इसके हेल्थ पे इफेक्ट के बारे में पढ़ें तो खांसी गैस की वजह से क्या असर पड़ेगा स्वास्थ्य पे, तो अगर खांसी गैस है कहीं पर तो इसकी वजह से कफिंग होगा, खांसी होगी, जैसा कि इसका नाम ही है। स्वेलिंग हो जाएगी आंख में और नाक में और गले में। म्यूकस मेम्ब्रेन्स में भी स्वेलिंग हो जाएगी लंग्स के। तो मतलब ये हमारी श्वसन प्रणाली पे बहुत बुरा असर डालती है। इसके बाद अगर इस तरह का जो पर्सन जिसको ये खांसी गैस के संपर्क में आया है तो ये ऐसी गैस है जो इसका आफ्टर इफेक्ट होता है, मतलब देर में ये असर करती है। तो इसी वजह से ये जो पर्सन इससे इफेक्ट हुआ है वो हो सकता है कि वो निमोनिया और उसी के जैसी और भी दूसरी बीमारियों से ग्रसित हो जाए और कुछ दिनों में उसकी मृत्यु हो जाए इस वजह से। तो ऐसी एक घटना हुई थी सुरदा कॉपर माइन में बिहार की, जिसमें 5 वर्कर्स की डेथ हो गई थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका डिटेक्शन कैसे करेंगे नाइट्रस फ्यूम्स का, खांसी गैस का, तो इसका जो है कैरेक्टरिस्टिक स्मेल है, अगर 1 ppm भी इसका कंसेंट्रेशन है खदान के अंदर तो हम लोग इसको इसकी महक से बता सकते हैं कि खांसी गैस मौजूद है वहां पर। और फिर अगर मान लीजिए ब्लास्टिंग हो रहा है, उसमें से रेडिश ब्राउन कलर का फ्यूम निकल रहा है, धुआं निकल रहा है, तो भी हम कह सकते हैं कि भाई खांसी गैस यहाँ पर मौजूद है। हाँ, ये एक देखिए, ये एक है इंपॉर्टेंट कि फिल्टर पेपर को भी अगर हम पोटेशियम आयोडाइड और स्टार्च में भिंगो के अगर हम टेस्ट करें इस गैस में, तो ये गैस जो है उस फिल्टर पेपर का कलर जो है वो पर्पल कलर का कर देगी, यानी बैगनी कलर का कर देगी। तो बैगनी कलर का क्यों करेगी, क्योंकि ये गैस रिएक्ट करेगी फिल्टर पेपर पे और आयोडीन गैस बनाएगी। तो आयोडीन गैस का जो कलर होता है वो कैसा होता है, पर्पल कलर का होता है। मल्टी गैस डिटेक्टर का भी यूज किया जा सकता है। अगर उसमें उसके ट्यूब में हम लोग क्या करें, येलो कलर का लिक्विड है तो वो ब्लू कलर के लिक्विड में परिवर्तित हो जाएगा। तो ये सब इसके क्या है, डिटेक्शन के मेथड्स हैं। आइए चलिए परमिसिबल लिमिट देख लेते हैं। तो ये रेगुलेशन के हिसाब से डीजीएमएस ने निर्धारित किया है कि 5 ppm से अधिक नाइट्रस फ्यूम्स का कंसेंट्रेशन नहीं होना चाहिए माइन के अंदर। अगर इससे अधिक है तो आपको वेंटिलेशन को ठीक करना होगा और इसे अपने निर्धारित सीमा में लाना होगा। अच्छा, क्या हम इसमें प्रिकॉशंस ले सकते हैं, कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं कि नाइट्रस फ्यूम्स कंट्रोल में रखा जाए? तो प्रॉपर वेंटिलेशन होना चाहिए फेसेस के ऊपर, ठीक है, पहला ये है सबसे मुख्य बिंदु। दूसरा क्या है कि वर्क फोर्स को एक समय निर्धारित कर दिया जाता है कि भाई इतने समय के बाद ही जब ब्लास्टिंग होगा तब वो लोग जाएंगे फेस पर, क्योंकि तब तक फ्यूम क्या होगी, सेटल हो जाएगी। तो फ्यूम जो है वो सेटल हो जाएगी। तो एक और हम लोग काम कर सकते हैं कि भाई पानी का छिड़काव कर सकते हैं, क्योंकि हमारी जो नाइट्रस फ्यूम्स है वो क्या है, वो बहुत अत्यधिक घुलनशील है। तो अगर हम पानी का स्प्रेइंग करें ब्लास्टिंग से पहले और ब्लास्टिंग के बाद, तो ये गैस जो है वो पानी में घुल जाएगी और इसका जो प्रभाव है वो प्रभावहीन हो जाएगा। तो ये एक तरीका हो सकता है। और भी कुछ मेथड्स हो सकते हैं, जैसे कि हम लोग वाटर एम्प्यूल का यूज कर सकते हैं। स्टेमिंग के दौरान, ठसानी के दौरान हम लोग वाटर एम्प्यूल का यूज करें ताकि जो नाइट्रस फ्यूम्स निकले वो उस पानी में क्या हो, घुलनशील हो जाए। उसके बाद नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव का यूज ना किया जाए। वैसे भी कोयला खदान में नाइट्रोग्लिसरीन बेस्ड एक्सप्लोजिव का यूज जो है वो प्रोहिबिटेड है। अब पहले नहीं था, अब हो गया है, ठीक है। तो ये वैसे भी ये
लेकिन दूसरी खदानों में, मेटल की माइंस में नाइट्रोग्लिसरीन एक्सप्लोजिव यूज किया जाता है। अच्छा, उसके बाद प्रॉपर डेटोनेटर यूज करें, मतलब खराब डेटोनेटर का इस्तेमाल ना हो, खराब एक्सप्लोजिव का इस्तेमाल ना हो, क्योंकि वो नाइट्रस फ्यूम्स बहुत ज्यादा उत्कर्षित करते हैं। प्रॉपर स्टेमिंग करें, ठीक है, और ब्लोन आउट शॉट को प्रिवेंट करना चाहिए, उसको बचाना चाहिए, ब्लोन आउट शॉट ना हो। चलिए आगे देखते हैं। अगली जो माइन गैसेस है वो है स्टिंक डैम्प। स्टिंक डैम्प को हम लोग सड़ी गैस या पोचा गैस के नाम से भी जानते हैं। जैसा कि नाम बता रहा है, सड़ी गैस या पोचा गैस, इसका मतलब है कि ये गैस की महक जो है वो एकदम सड़ी हुई होगी, जो आसानी से पकड़ में आ जाए। चलिए आइए इसकी डिफिनीशन देखते हैं। तो पोचा गैस या स्टिंक डैम्प में जो मुख्य गैस है वो है हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, H2S। ठीक है, ये माइन में जहां भी पाई जाएगी, इसकी ऐसी पंजेंट स्मेल है, इतनी तेज गंध है, एक सड़े हुए अंडे या प्याज के भांति, कि आप इसको तुरंत बता सकते हैं कि ये स्टिंक डैम्प है। ठीक है, बहुत आसानी से इसको पहचाना जा सकता है। इवन 1 ppm का अगर कंसेंट्रेशन है स्टिंक डैम्प का, तो भी आप बता सकते हैं कि वो वहां मौजूद है। आइए प्रॉपर्टीज पे बात कर लें इसके। तो प्रॉपर्टीज क्या है? तो ये कलरलेस गैस है, ये दिखेगी नहीं, ठीक है, लेकिन बहुत ही पॉइजनस है। पर ये हम लोगों का भाग्य है कि ये माइंस में बहुत ज्यादा नहीं पाई जाती है। ठीक है, बहुत ही चिन्हित जगहों पर ही पाई जाती है। इसकी स्मेल जो है वो एक सड़े हुए अंडे की भांति है, तो बहुत ही बुरी स्मेल होगी, तुरंत पता चल जाएगा कि ये क्या है, स्टिंक डैम्प है। ये हवा में अगर इसको हम जलाएं तो ये हल्के नीले कलर में जलती है। एक्सप्लोजिबिलिटी रेंज इसकी 4 से 45% तक है, लेकिन इतना जब खदान में मिलेगा ही नहीं, तो हमको इस बात की कोई चिंता विशेष नहीं है खदान में। ये हवा से भारी है, 1.18 इसका स्पेसिफिक डेंसिटी है, मतलब हवा से ये भारी है तो नीचे की तरफ पाई जाएगी तल्ली में। उसके बाद ये हाईली सॉल्युबल है वाटर में, पानी में बहुत ज्यादा घुलनशील है ये। तो आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेशन कहाँ ये बनेगी? तो देखिए, जब भी कोयला का स्पॉन्टेनियस हीटिंग होगा और अगर उस कोयले में आयरन पाइराइड की मौजूदगी है, ठीक है, तो आयरन पाइराइड और ये जो टेम्परेचर है, स्पॉन्टेनियस हीटिंग से जो टेम्परेचर होगा, मान लीजिए 44 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक हो गया, तब फिर हाइड्रोजन सल्फाइड गैस का उत्सर्जन होने लगता है। ठीक है, या फिर कहीं पर अगर पानी जमा है और वहां पर कोई जानवर वगैरह कोई जाके मर गया है बहुत लंबे समय से, उसकी बॉडी डीके हो रही है, तो वहां से भी पोचा गैस निकल सकती है। ठीक है, आप स्मेल से ही बता सकते हैं, जो स्मेल आती है वो पोचा गैस की ही है। कोई लोकोमोटिव है, कोई मशीनरी है जिसमें फ्यूल जो है वो अच्छे से नहीं जल रहा है, तो उसमें भी पोचा गैस, H2S गैस निकल सकती है। किसी माइन एक्सप्लोजन के दौरान भी इसका रिसाव। मुख्य बिंदु है वो ये है कि अगर कोई एसिडिक पानी, कोई अम्लीय पानी अगर आयरन पाइराइड के ऊपर गिरे तो उससे H2S गैस का उत्सर्जन होता है। ठीक है, तो ये बहुत मुख्य बिंदु है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद माइंस में कहां पाया जाएगा जनरली H2S गैस? स्टिंक डैम्प कहां पाया जाएगा? तो जनरली संप में पाया जाता है, या वाटर लॉक्ड ओल्ड वर्किंग में, जहां पर पानी पहले से मौजूद है बहुत लंबे समय से, वहां पर पाया जाएगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा घुलनशील है और भारी भी है, तो वहीं जाके जमा होगी और पानी में घुल जाएगी, तो ये वहां पर पाया जाएगा। गोफ में भी जहां आग लगी हुई है वहां उसमें भी, उसके भी आसपास ये गैस पाई जा सकती है। इसका हेल्थ पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा उसको भी देख लेते हैं भाई। तो H2S का कंसेंट्रेशन है इधर, और इधर इफेक्ट दिया हुआ है। तो अगर 50 से 100 ppm तक इसका मात्रा अगर पाया जाता है, तो इसकी वजह से जलन होगी और स्वेलिंग हो जाएगी आंखों में और हवा नली में, हमारे श्वास नली में हमारे जलन होने लगेगी और वो सूजने लगेगी। ठीक है, 30 मिनट के भीतर। 200 से 300 है तो और ज्यादा जलन होगी, और 30 मिनट के भीतर हमको मतलब एकदम हम लोगों की हालत खराब होने लगेगी, बहुत ज्यादा जलन और सूजन होने लगेगी हमारी श्वास नली में। 700 से 1000 हो तो अगर थोड़े अधिक समय तक अगर इसके प्रभाव में रहे तो इमीडिएट डेथ भी हो सकती है। तो ये भी गैस बहुत ही पॉइजनस है, तो इस पे भी हमको थोड़ी सतर्कता रखनी है।
अच्छा, डीजीएमएस के द्वारा क्या परमिसिबल लिमिट है इसकी, कितना होना चाहिए, कितनी मात्रा माइन में हमारी लिमिट है, तो 10 पीपीएम है डीजीएमएस के द्वारा। मतलब डीजीएमएस का कहना है कि 10 पीपीएम से अधिक पोचा गैस की मात्रा माइन में नहीं होनी चाहिए। अच्छा, इसको कैसे डिटेक्ट करेंगे, इसको भी देख लिया जाए। तो इसका डिटेक्शन बेहद आसान है। 1 पीपीएम से भी कम या उससे अधिक अगर कंसेंट्रेशन है तो हमको तुरंत पता चल जाएगा, इसकी महक ऐसी है कि तुरंत पता चल जाएगा कि ये मौजूद है। तो एक तो यही तरीका है इसको डिटेक्ट करने का, इसकी महक। दूसरा है कि अगर आप कंफर्म होना चाहते हैं कि H2S गैस ही है, स्टिंक डैम्प ही है, तो एक फिल्टर पेपर को लेड एसीटेट में भिगो के अगर हम उस गैस के पास लाएं तो वो काली हो जाएगी। ठीक है, और अगर ये काली हो रही है कुछ ही मिनट के अंदर, तो इसका मतलब समझ जाइए कि जो हमारी पोचा गैस है वो बहुत ही डेंजरस लेवल पे है। ड्रैगर या मल्टी गैस डिटेक्टर का भी यूज किया जा सकता है H2S गैस के बारे में पता करने के लिए। अच्छा, क्या क्या हम प्रिकॉशन और सेफ्टी मेजर हमको लेना चाहिए H2S गैस के लिए? तो सबसे पहले तो वेंटिलेशन हमारा प्रॉपर होना चाहिए। अगर H2S गैस मौजूद है तो अगर वेंटिलेशन हमारा ठीक है तो वो रिटर्न एयर के थ्रू माइन से बाहर चली जाएगी। वाटर स्प्रेइंग करना चाहिए एक्सप्लोजिव यूज करने से पहले और बाद में, ब्लास्टिंग से पहले और ब्लास्टिंग के बाद में, ताकि ये गैस चूंकि पानी में घुलनशील है तो आप पानी का स्प्रेइंग करेंगे तो वो पानी में घुल जाएगी और हवा में मौजूद नहीं रहेगी। तो ये भी एक तरीका है जिससे आप इससे बच सकते हैं। फिर आप अगर जो स्टेमिंग कर रहे हैं, जिससे ठसानी कर रहे हैं ब्लास्टिंग होल का, उसको अगर उसमें गीली मिट्टी का प्रयोग करें तो उससे भी H2S गैस क्या होगी, उसमें घुलनशील हो जाएगी। गैस मास्क का यूज करना चाहिए शॉर्ट फायरर और उसके हेल्पर के द्वारा, ताकि H2S गैस से उसको आने वाली दिक्कतें ना हो। फिर उसके बाद अगर इस तरह की महक या H2S गैस की मात्रा अगर माइन में बढ़ जाए तो सबसे पहले हमको क्या करना चाहिए, मैन पावर को निकाल लेना चाहिए, क्योंकि ये गैस अत्यधिक पॉइजनस है और इसके कारण से अतीत में कई एक्सीडेंट्स भी हो चुके हैं जिससे कुछ लोगों की मृत्यु हो चुकी है। तो इसी के साथ आज हम लोग ये अपना लेक्चर खत्म करते हैं और हम मिलेंगे अगले लेक्चर में इससे आगे की जानकारी लेने के लिए। धन्यवाद, थैंक यू।